चल के अगर कोई भी डिफिकल्टी अगर ऐसी हुई तो वो ना हो, इस वजह से आपको बेस जो है वो पहले से ही बनाकर चलना है। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है और इसी को ही ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो शुरू से लेकर और अंत तक आपको इस बेस को, जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है, अब क्योंकि आपने थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है वही वीडियो का पर्पस है, जो भी आपने थंबनेल में देखा है। तो थंबनेल में देखकर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो मतलब कि आप सीरियस हो, और अगर आप सीरियस हो तो जो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो ये बेस है अगर आप इसको समझ लेते हो तो जो साइंस में जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है वो बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे इसकी मदद से। तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज को देखना है और हो सके तो कोई जो कॉपी है वो आप लेकर बैठो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी आप नोट डाउन करते रहो, और साथ साथ कुछ भी मैं यहाँ पर सिखाऊंगा तो उसको साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। वीडियो पॉज करना है, फिर प्रैक्टिस करना है कोई चीज समझने के बाद में। इसी तरीके से पॉज और फिर प्रैक्टिस, पॉज और फिर प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करते जाना है लास्ट तक। जब आप ये चीजें कर लोगे तो आप काफी कुछ इस वीडियो से सीख कर जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मजे मजे में ही देख रहे हो कि सिर्फ हम इस स्क्रीन को हम देखते रहेंगे, जो सर बता रहे हैं बस उसी तरीके से सारा कुछ मुझे अपने आप आ जाएगा, तो अपने आप आने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठना है आपको और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो जब प्रैक्टिस करनी है तभी, ऐसा नहीं पूरे वीडियो में मैं जो कुछ बोल रहा हूं सभी को आपको लिखना है, बट जो भी चीजें जो जहां पर प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूंगा तो वो चीज आपको लिख लिख के और फिर आपको देखना है। तो बिना देर करे हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या चीजें है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक ऑफ केमिस्ट्री समझ लेते हो तो ये 2 पॉइंट जो है ये हेल्प करेगा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के लिए, कि बाय नोइंग द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री you are able to understand the concept of all chapters of chemistry of class 10th। तो क्लास 10th के अंदर जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं इसको समझने के बाद में वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर वही है, इट प्रोवाइड द ग्राउंड वर्क फॉर मोर एडवांस स्टडी। तो ये एक ग्राउंड वर्क तैयार करेगा जो मोर एडवांस स्टडी है केमिस्ट्री के अंदर की, किस तरीके से हम और बाकी चीजों को हम समझेंगे फर्दर आगे आगे जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे। तो उस सब के लिए ये ग्राउंड वर्क होगा जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल, जो एवरीडे सब्सटेंस है वो किस तरीके से बना हुआ है उसका एक बेस तैयार करेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसीलिए आपको ये बहुत ही ज्यादा समझना जरूरी होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए एकदम से जो आपका दिमाग है इस कंटेंट के साथ में आपको बांध के रखना है। तो चलते हैं फर्दर और देखते हैं आगे की क्या क्या है इस कंटेंट के अंदर। तो ये हो गया बेसिक ऑफ केमिस्ट्री क्यों जरूरी है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं इस अगले स्लाइड में जो कि है कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो मतलब हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स में मतलब जो यूनिवर्स है ये कंपोज्ड है 2 चीजों का, एक है लिविंग थिंग और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग। तो जो लिविंग थिंग है उसके अंदर जो एग्जांपल है वो है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स, जैसा कि आप छोटी क्लास में पढ़ते होंगे। और इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो एग्जांपल है वो है ब्रिक, वाटर और फिर ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसके अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आती है, जैसा कि आपको पता है। तो यहां पर अगर हम इस अर्थ को देखें तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं एक पॉइंट जैसा होगा जो कि अर्थ है, और इसके अंदर मतलब इतने बड़े यूनिवर्स में हम 2 चीजों को पाते हैं जो कि है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो ये सारी चीजें जो है जो मतलब जो यूनिवर्स है इन सभी चीजों को मिला के बना हुआ है। और फिर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग भी किसी चीज से मिलके बने होंगे और उसको हम देखते हैं कि ऐसा किस चीज से मिलके वो बने हुए हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग है अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जितने भी आप पढ़ते हो, जैसे कि जो एटम्स हो गया, जितने भी एटम्स होते हैं उनको आप देख लो, ये सारी की सारी है वो एटम से मिलके ही बनी हुई है। एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स, जो कि ये जो एटम्स है इसी 2 को मिला के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को बनाया गया है। और जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स है ये सारे मिलके, ये सारे इकट्ठा होके कोई ना कोई जो एक थिंग्स है वो हमको देता है। थिंग्स का मतलब हो गया जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ब्रिक है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सभी की सभी इसी एटम से मिलके बने रहते हैं। तो अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिसके अंदर जो नॉन लिविंग थिंग है वो किस चीज से मिलके बन गया है, वो एटम से मिलके बन गया है। तो एटम्स या फिर यही जो एटम्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को बनाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी थिंग्स बनता है। कोई भी थिंग्स का मतलब है जैसे कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है। दूसरा जो है यहाँ पर है लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, लिविंग थिंग बना हुआ है सेल से।
तो सबसे पहले सेल है। अब सेल एक ऐसा है जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत देखने पर, बहुत मशक्कत करने पर आपको दिखेगा, जो स्कूल में मिलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए आपको बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जो सेल है वो आपको तभी अच्छे से दिख पाएगा। और इस सेल को देखने के लिए भी हमें कई बार स्टेन करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो सेल होता है वो वाटर के जैसा होता है, जैसा वाटर का कलर है, मतलब कलरलेस वैसा होता है। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे स्टेन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर तरीके से। उस प्रोसेस हम इस सेल को इकट्ठा करें, मतलब अगर ये बहुत सारा अगर सेल हो जाए तब ये टिश्यू कहलाता है। तो जो टिश्यू है ये क्या है, कोई भी, मतलब जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, तो बॉडी का कोई एक पार्ट जो आपको पहचान में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा पार्ट होगा उस बॉडी का, उस शरीर का कौन सा पार्ट होगा। अगर हम प्लांट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो अगर हम ये नहीं बता पाए कि जो प्लांट्स है उसके अंदर ये जो टुकड़ा है ये कहां पे लगेगा, कौन सा पार्ट है ये प्लांट्स का, जब तक हम उस पार्ट को हम मतलब नहीं पहचान पाते तब तक वो टिश्यू रहता है। और जब ये हम पहचानने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। तो मतलब कि जैसे कि फिंगर हो गया, अगर बॉडी है उसमें अगर हम देखें कि जो एक फिंगर है तो वो एक पूरा मतलब एक ऑर्गन हो गया। तो फिंगर का जो काम है यहां पर कि ये है होल्ड करना, तो ये अगले लेवल पे चले जाएगा, मतलब ऑर्गन, मतलब इससे बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब जब कोई भी ऑर्गन अगर वो काम करने लग जाए, मतलब पूरा फंक्शन एक सिस्टम बना ले, काम करने का एक सिस्टम बना ले, तो उसी को हम बोल देंगे ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन जब टिश्यू पहचानने लग जाए एक पर्टिकुलर कि ये फिंगर हो गया तो उसको हम ऑर्गन बोल देंगे। और ऑर्गन जब काम करने लगेगा, मतलब जिससे भी वो चीज काम होता है उसको हम ऑर्गन सिस्टम में रख देते हैं। जैसे कि लिवर हो गया, उसका एक पर्टिकुलर काम है, लेकिन अगर लिवर का ही अगर छोटा सा हम डाइसेक्ट करें, उसको हम कट करें, तो जो कट करने वाला जो प्रोसेस होगा, कट करके जो हमें दिखाया जाएगा, जो हम नहीं पहचान पाएंगे तो वो टिश्यू हो गया। पहचान पा रहे हैं तब वो एक ऑर्गन है। अब जब वो वर्किंग में आ गया तब वो ऑर्गन सिस्टम हो गया। और जब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे जब हमारी बॉडी के अगर इकट्ठे हो जाए तो हम उसको बोल देंगे कि अब ये पूरा एक जो बॉडी है ये कंप्लीट हो गया है। तो ये सारा का सारा जो है ऊपर से हम देख रहे हैं सेल से लेकर और बॉडी तक, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक लिविंग थिंग का एक सिस्टम है पूरा, मतलब एक लिविंग थिंग बन गया। तो जितने भी आप यहाँ पर ह्यूमन, एनिमल्स या फिर प्लांट्स अगर आप देख रहे हो तो ये सारा का सारा एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो कि बना हुआ है सबसे छोटे लेवल से लेकर और बड़े लेवल तक। जो आपको ध्यान में रखना है कि जब लिविंग थिंग पढ़ेंगे तो हमें इसी पैटर्न पे पढ़ना होगा और इन्हीं बातों को समझना होगा। हालांकि ये लिविंग थिंग को समझाने का ये टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एटम्स के जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर वो सेल के कॉम्पोजिशन को बता रहे होते हैं, और जो सेल का कॉम्पोजिशन है उसके अंदर एटम के कॉम्पोजिशन को बता रहे होते हैं। तो इसीलिए ये चीजें आपको नहीं करनी है, जिसी के लिए मैं ये जो वीडियो है इसमें आपको सेपरेट करके बता रहा हूं कि लिविंग थिंग में क्या है और नॉन लिविंग थिंग में क्या है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे और उसको भी देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो लिविंग थिंग है, हाउ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो मतलब जो लिविंग थिंग और लिविंग थिंग है वो कैसे बने हुए हैं इसके बारे में हमने अभी अभी बात किया। तो इसके बारे में हमने क्या बात किया कि जो लिविंग थिंग है वो सेल से मिलकर बना रहता है। सेल अगर इकट्ठा हो तो इसको हम टिश्यू बोल देंगे, टिश्यू इकट्ठा हो तो ऑर्गन बोल देंगे, ऑर्गन इकट्ठा हो तो ऑर्गन सिस्टम बोल देंगे। तो ऑर्गन सिस्टम मतलब अगर ये भी इकट्ठा हो जाए तो यहाँ पर जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा, जिसको हम ह्यूमन, प्लांट्स या फिर एनिमल्स से समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा एटम, और एटम जब इकट्ठा होगा तो बहुत ही फाइन पीस हमको मिलेगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। और फिर अगर हम बहुत फाइन पीस को इकट्ठा करें तो एक और उससे थोड़ा सा बड़ा फाइन पीस होगा, और इसी फाइन पीस को या तो हम क्या बोल देंगे, या तो हम बोल देंगे कि ये एक मॉलिक्यूल्स है या तो फिर ये कंपाउंड्स है। और जब ये सारे मॉलिक्यूल्स मतलब एक मॉलिक्यूल या फिर एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, और अगर ये इकट्ठा हो जाए तो इसको हम ऑब्जेक्ट में रख देंगे। और ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्रिक हो गया, ब्रिक मतलब ईंट, फिर या वाटर हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया। ये एक एक जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड्स है ये सारे मिलके और फिर इन सभी बड़ी चीजों को बनाते हैं, जिसका हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से लिविंग थिंग और जो नॉन लिविंग थिंग है ये हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर कंपोज्ड है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखते हैं अगली स्लाइड को। तो यहां पर अगर बेसिकली अगर मैं कहूं तो जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ
एटम्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एटम से कंपोज्ड होते हैं, सारे हर एक एलिमेंट का एटम होता है। तो इसी तरीके से ये जो एलिमेंट होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो 118 प्लस एलिमेंट्स है, मतलब जो मेन जो एलिमेंट्स है इससे ज्यादा भी है, बट हम 118 के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो हमारे बुक है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये कहते हैं कि जो 118 एलिमेंट है इसी सब ने मिलकर पूरे यूनिवर्स को बना रखा है, जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी चीजें होती है नॉन लिविंग थिंग की वो सारी की सारी चीजें कंपोज्ड हो रखी है। और तो हर एटम्स का क्या होता है कि उसकी एक अपनी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका एक अपना शेप और साइज होता है, मतलब बहुत सारी चीजें एक एटम अपने अंदर रखता है। तो ये जो एटम है हर एक एटम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर एटम का जो शेप और जो साइज है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जैसे हर एक एलिमेंट्स क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है, उसी तरीके से वो एटम्स को बनाते तो उनका जो एटम्स है वो भी डिफरेंट होगा हर रिस्पेक्ट में, चाहे वो शेप है, साइज है, उसका जो मास है उसका, और फिर जो वॉल्यूम हम बोल सकते हैं उसका, हर एक चीज में डिफरेंस है एक दूसरे से। तो यहां पर मैंने अगर इस शेप के हिसाब से अगर एक एग्जांपल के तौर पे पर्टिकुलर इसका शेप ऐसा नहीं होता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर ड्रॉ करके रखा है कि जैसे जिस तरीके से ये लाइन दिख रहा है तो ये मान लो कि ये जो एटम्स है ये एलिमेंट ए का है। इसी तरीके से अगर हमने यहां पर अगर ट्राइंगल बना रखा है तो ये एलिमेंट बी के एटम हो सकते हैं, इसका जो शेप है वो ऐसा हो सकता है। फिर अगर हम एलिमेंट सी के एटम को देखें तो ये जो ट्राइंगल है ये नीचे की तरफ है, तो इस तरीके से मतलब जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है ये ऐसा है, तो ये एटम हो सकता है एलिमेंट सी का। इसी तरीके से यहां पर सर्कल है और बीच में क्वाड्रेंट जैसा ये बना हुआ है, तो ये एलिमेंट डी के एटम हो सकते हैं। और इसी तरीके से एलिमेंट ई, एलिमेंट एफ के एटम हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा भिन्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन जाती है। तो इसीलिए यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है उसके एटम्स के अगर बारे में अगर हम बात करें तो आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि जो एटम्स है वो एक ही जैसे होते हैं, हाँ, लेकिन एक जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, हर एक एटम जो होता है, जितने भी एटम्स आपने यहां पर देखे हैं, हर एक एटम एक दूसरे से सिमिलर है। किस रिस्पेक्ट में कि एक क्या है, जैसे कि एक एटम हो गया तो इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस हो जाएगा और इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहां पे इस तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहां पर क्या होता है, ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो है जैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये हर एक एटम में आपको देखने को मिलेगा। तो जो एटम है चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एलिमेंट का एटम हो सकता है, उन सभी में ये चीज आपको बेसिक चीज जो है ये मिलेगा ही मिलेगा कि एक एटम होगा, उसके अंदर जो सेंटर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एकदम अगर आप देखो तो ये सोलर सिस्टम जैसा ही होगा, जैसा हमारा सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में क्या रहता है, सोलर सिस्टम में जो सन है वो सेंटर में रहता है और उसके आसपास क्या रहते हैं, उसके आसपास प्लैनेट्स रहते हैं। तो जो प्लैनेट्स है उसको आप यहां पर इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो और जो सन है ये यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। तो जो सन है जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब जितना भी जो मास होता है वो सेंटर के अंदर होता है। इसी तरीके से अगर हम एटम की बात करेंगे तो उसमें जितना भी मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ के सेंटर के अंदर माना जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो एटम है उसका जो वजन है वो सेंटर से डिफाइन होता है। तो इसी तरीके से आपने समझ लिया कि जो एटम्स और एलिमेंट्स है इसके अंदर भी क्या डिफरेंसेस है। तो यहां पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन शेप, साइज, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा। तो हर रिस्पेक्ट में वो डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम अभी तक 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं जिस चीज से मिलके ये पूरा जो यूनिवर्स है वो मिलके बना हुआ है। तो जो आपको स्लाइड दिख रहा है इसके अंदर यहां पर ये एलिमेंट्स है, ये 118 एलिमेंट्स जो है ये पूरा का पूरा मतलब यहां से लेके और इस जगह तक ये पूरा 118 एलिमेंट है। इसके अलावा भी यहां पर लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये तकरीबन 18 36 के आसपास 36 35 ये भी हो जाएंगे। तो 118 और इस 36 को अगर ऐड करो तो इससे और ज्यादा बन जाएगा तकरीबन 154 एलिमेंट्स, जिससे मिलके पूरा जो ब्रह्मांड है वो बना होगा। लेकिन हम अभी इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमें कितना पढ़ना है इस सब के बारे में, केवल और केवल
20 एलिमेंट्स को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर अगर आपको लिख के दिया है कि 118 एलिमेंट है तो उन सबको हमें याद करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में 118 एलिमेंट को हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने काम के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट पढ़ने की जरूरत है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो 20 एलिमेंट है ये कौन कौन से होंगे इन सभी के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा ये एलिमेंट्स है और किस तरीके से ये आपस में कंबाइन होता है। लेकिन इसके बारे में जो पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में आप हायर क्लासेस में जितने भी एलिमेंट है उसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे, लेकिन हम अभी थोड़े से एलिमेंट मतलब जो 20 एलिमेंट है उसको जरूर पढ़ेंगे। देखो एक कहावत है कि गागर में सागर भरना, इसका क्या मतलब है? गागर में सागर भरना, इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ थोड़ा सा अगर हम पानी देखें, थोड़ा सा ही पानी में हम समझ जाएंगे कि जो पानी का जो नेचर है वो कैसा होगा। इसी तरीके से अगर हम 20 एलिमेंट को अगर हम पढ़ लेते हैं, अगर हम 20 एलिमेंट को पढ़ लेते हैं तो हमें अंदाजा मिल जाएगा कि बाकी के जो और एलिमेंट्स है मतलब 118 एलिमेंट को जो हम पढ़ने वाले हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो उनका बिहेवियर भी इसी तरीके का होगा। तो जैसे अगर आप 20 एलिमेंट को पढ़ लो और 118 एलिमेंट को पढ़ लो, वो सब एक ही बात है। हाँ, इसमें थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस है वो जरूर आएंगे जिनको हम हायर क्लासेस में कवर करेंगे, बट अभी इसका बेस पकड़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमें 20 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो फर्दर हम चलते हैं आगे और इनको भी देखते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो मैटर है, मतलब अब तो आप 10th में देख रहे होगे ये वीडियो, तो 9th क्लास में आपने मैटर के बारे में जरूर कुछ पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। तो एक ऐसा सब्सटेंस मतलब पास में क्या हो, स्पेस हो, जिसके पास में मास हो, उसका खुद का अपना शेप और साइज हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक मैटर है। और इस मैटर को हमने फर्दर डिवाइड किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सारे के सारे क्या है, मैटर है, क्योंकि इनका अपना स्पेस है, ये खुद स्पेस लेते हैं, इनका अपना एक मास है, एक शेप है और एक साइज है। तो इसीलिए इन सभी सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम मैटर बोल सकते हैं। तो ये जितने भी जो मैटर होते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, वी कम इन कॉन्टेक्ट विथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब जो मैटर है वो इन सभी चीजों से मिलकर बना हुआ और इन्हीं से अपने डेली लाइफ में हम रूबरू होते हैं। तो दीज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज सॉलिड, लिक्विड और गैस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। तो यही जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है यही एक या एक से ज्यादा एटम से, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है वो कंबाइन होके और बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये 20 एलिमेंट्स है, मतलब जो एलिमेंट्स है 20, वो कौन कौन से हैं जिसको हमें मेमोराइज करके रखना है इस पूरे केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो ये जो 20 एलिमेंट है वो इस 1 से लेकर और यहाँ पर 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेकर और फिर यहाँ पर कैल्शियम तक है। ये 1 से 20 तक एलिमेंट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये नंबर है, जो इन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है वो किस तरीके से दिए गए हैं वो मैं आपको एक बार समझा दूं। तो जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन के बेस पे ये जितने भी जो एलिमेंट्स है उनको लगाए गए हैं, चाहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तकरीबन दोनों में बराबर होता है। तो यहां पर इसी तरीके से अगर 1 नंबर पे हाइड्रोजन है तो इसको हम समझ सकते हैं इसके पास 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से अगर 2 नंबर पे यहाँ पर हीलियम है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इसके पास में 2 प्रोटॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से अगर लिथियम को देखें तो यहां पर हो जाएगा 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से जितने भी आप एक लाइन से आप देख रहे हो 20 तक, तो इसके पास में जैसे 20 कैल्शियम है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इसके पास में 20 प्रोटॉन है और इसके पास में 20 इलेक्ट्रॉन है। तो 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे जितने भी मतलब 1 से लेकर 20 तक जितने भी हैं इसी तरीके से सबके पास में बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर है। और हमने कैसे लगा रखा है? प्रोटॉन के हिसाब से, या आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी बोल सकते हो कि प्रोटॉन के हिसाब से यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक लगा हुआ है। तो जो जितने नंबर पे है उसके पास उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट यहां पर जो प्रोटॉन है क्योंकि वो सेंटर में लाई करता है इसीलिए हम उसका ज्यादा एडवांटेज नहीं कर सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसके बेस पर हम बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा समझने के लिए, मतलब समझने के तौर तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटॉन के मुकाबले। बट प्रोटॉन का एक अपना महत्व है कि वो सेंटर पर रहता है और पूरे
एटम को वो मतलब कंट्रोल करके रख सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ही कंट्रोल करता है अपने, मतलब जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं चले नहीं जाए, एटम से निकल के बाहर चले नहीं जाए, इसीलिए जो प्रोटॉन है वो जरूरी रहता है। तो अब यहाँ पर जो एटम है वो क्या होते हैं और ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है और उनकी स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। तो जो एटम है बेसिकली, जैसे हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो एटम्स है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर को, मतलब मैटर को बनाने के लिए। जो मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस है, और सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एटम से। फिर दे आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एक एलिमेंट के, और यही जो है केमिकल प्रॉपर्टीज बनाते हैं उस एलिमेंट का। मतलब हर एलिमेंट जो है वो एटम से ही डिफाइन होता है, वो एटम से ही डिफाइन होता है। जैसा एटम का नेचर रहेगा वैसा ही उस एलिमेंट का जो नेचर है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो जैसा मैंने अभी आपको तरीके से देखे कि एक हस्बैंड और वाइफ है, तो जो वाइफ है वो एक मतलब सेंटर हो गया, वो जरूरी है। एक हस्बैंड है तो एक वाइफ भी है, जैसे यहां पर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी है। बट यहां पर जो अगर हम देखें कि जो वाइफ है वो सेंटर रोल प्ले करती है, कि जो हस्बैंड है अगर उसका मूड अगर इधर उधर हुआ, कहीं वो बाहर बहक गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास में उसके घर के अंदर उसकी वाइफ है जो उसको कंट्रोल करेगी। तो इसी तरीके से यहां पर भी सेंटर के अंदर प्रोटॉन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा बहका बहका रहता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है, जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसको अपने से बाहर नहीं जाने देगा। तो इसी तरीके से हर एटम के अंदर जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है तकरीबन बराबर मात्रा में होता है, और वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करके रखते हैं, और इस तरीके से पूरा जो एटम है वो स्टेबल होके रहता है। अब देखते हैं आगे फर्दर स्लाइड को। बताया कि एक क्या हो गया, एटम हो गया, जैसे कि स्फीयर होता है, मतलब सर्कल नहीं है ये, 3D फिगर के बारे में सोचिए, जैसे कि फुटबॉल जैसा फिगर हो गया, जैसे मार्बल हो गए कंचे, उस जैसा आप सोच सकते हो। तो उसके आसपास यहां पर ये एक आउटर बाउंड्री हो गया, फिर अंदर यहां पर हो जाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके आसपास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने फर्दर बात किया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाता रहता है, ये रिवॉल्व करता है उस सेंटर के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अब यहां पर ये जो फोर्थ पॉइंट है ये है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डिटरमाइन एलिमेंट टू विच द एटम बिलोंग्स। मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही जो उस एटम की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन हो जाती है। ज्यादा प्रोटॉन मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, उससे ज्यादा प्रोटॉन और प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो गई। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके नेचर में भी डिफरेंस आ जाएगा। मतलब जो जिस एलिमेंट का वो एटम है उसका जो डिफरेंस है वो उसके प्रोटॉन के ऊपर ही डिपेंड कर जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे जो एटम होता है, एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड मेक अप ऑल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। तो यही जो एटम्स होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से ये कंबाइन करेंगे आपस में, जो एटम्स है वो कंबाइन करेंगे आपस में और ये मॉलिक्यूल्स बना लेंगे और फिर ये कंपाउंड्स बना लेंगे। तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ये इन्हीं सब, मतलब इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को ही हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें ही है, इस अर्थ पे मतलब एग्जिस्ट करते हैं या फिर इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इन सबको, इन सभी बातों से हमने ये कंक्लूजन अभी ड्रॉ किया है कि जो पूरा यूनिवर्स है कुछ एटम्स है, एलिमेंट के, उनसे मिलके बना हुआ, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है और इवन लिविंग थिंग है। अगर उसके अंदर से अगर हम लाइफ हटा दे, बॉडी के अंदर से अगर लाइफ हटा दे, तो जो लिविंग थिंग है वो भी किसी न किसी एक सब्सटेंस से, कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से, एटम से मिलके बना हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हाउ डू एटम बिकम स्टेबल। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो एटम है उसको स्टेबल होना ही क्यों है। हाउ डू एटम्स बिकम स्टेबल, ये जो एटम है ये स्टेबल कैसे होता है, लेकिन कैसे होता है से पहले क्यों है कि ये एटम स्टेबल होगा ही क्यों, क्या जरूरत पड़ी है, क्या नीड है इस एटम को स्टेबल होने की। देखो हम ह्यूमन बीइंग भी तो स्टेबल नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें तो हम अपने प्रोग्रेस के लिए स्टडी कर रहे हैं, हम आगे सफल हो इसीलिए स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी करने का जो मेन मकसद है, सफल होने का जो मेन मकसद है वो क्या है, ज्यादा पैसे कमाना। ज्यादा पैसे कमाने का मतलब है कि हमारा जो बेस है वो स्टेबल हो चुका है, अब हम जो चाहते हैं वो हम कर पाएंगे, अपने लाइफ में हम आगे बढ़ पाएंगे उसी के सहारे। आगे बढ़ने के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं।
कोई ऐसा बोले कि भाई मैं पढ़ लिख के और फिर दान पुण्य करूंगा, तो दान पुण्य करता तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पढ़ लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि हम पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने के बाद में हम क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और जब तक हम पैसा नहीं कमाते तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी के लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमें बहुत सारी, अब पैसे नहीं कमा रहे तो उसे हमें बहुत सारा मतलब जो कमी है वो महसूस होती है, उस कमी को दूर करने के लिए हमें स्टेबल होना होता है। तो इसी तरीके से जो एटम है उसका है वो स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एक दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो यंग है, तो सिर्फ वो पैसे के लिए या सिर्फ वो पढ़ाई के लिए ही नहीं रहते, कुछ क्या रहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी उनको मतलब ही नहीं है, उनका जो स्टेबिलिटी है वो कहां पे है, या तो गर्लफ्रेंड पे है या फिर बॉयफ्रेंड पे है। तो अगर वो भी तो अनस्टेबल है, अगर आप देखोगे तो वो भी क्या है, अनस्टेबल है। या हम उस नजरिए से देखें तो हम खुद भी तो अनस्टेबल है, चाहे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट में हमें क्या होना है, किसी के साथ में हमें पेयर होना है। और जब तक हम वो पेयर नहीं हो जाते, मतलब जब तक हम किसी के साथ में बंध नहीं जाते, हमारा जो दिमाग है वो इसी तरीके से चलता रहता है कि जहां पर भी कोई दिखे तो हम चारों तरफ, अपने चारों तरफ उसका जो मतलब जो असर है, मतलब अगर मैं बॉय हूं तो कोई अगर गर्ल मेरे आसपास अगर होगी तो उसके प्रति अपने आप ही जो मेरा अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। मे बी कि अगर कोई गर्ल है तो उसका अपने आप ही अपने आसपास जो भी जो बॉयज होगा उसका जो अट्रैक्शन होगा वो उसको खींचता रहेगा। तो मतलब क्या है इसका कि हम जो, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, वो अपने आप में अनस्टेबल है। और वो स्टेबल कब होगा, जब तक वो पेयर बनेगा नहीं, जब तक उन दोनों का जो पेयर है, चाहे वो शादी हो जाए चाहे वो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बन जाए, जब तक ये चीजें नहीं होती है, जब तक ये चीजें स्टेबल में नहीं आती। तो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं इसी तरीके से जो एटम है वो भी अपने आप को स्टेबल होने की कोशिश करता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इन सब चीजों को छोड़ देते हैं और फिर वो अकेला रहना ही पसंद करते। तो अकेला रहना भी एक अपने आप में स्टेबिलिटी है। तो जिसको भी ऐसे इच्छा होती है, ज्यादातर हम देखते हैं जैसे कि साधु महात्मा संत वगैरह जो होते हैं वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी उसी के अंदर है। कुछ जो है वो पेयर में रहते हैं, मतलब ज्यादातर अगर हम देखें 90% या 95 या 99% जो लोग बाग हैं वो सारे के सारे क्या है, पेयर में ही रहना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से वो स्टेबल कब होंगे, जब उनका जो पेयर पार्टनर है वो मिल जाएगा। बात हो गई कि क्यों। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कैसे स्टेबल होता है एटम, एटम के पास में ऐसा क्या जुगाड़। तो हाउ डू एटम्स बिकम स्टेबल, तो यहां पर है द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन शेल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन शेल एक एटम के अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन है उस शेल को पूरा कंप्लीट भरने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। तो यही चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि जो एटम है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आखिर किस तरीके से वो करता है, कैसे करता है, तो उसी बात को हम समझने वाले हैं। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन शेल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेल है इसका क्या मतलब है कि देखो, जैसे क्या है, जैसे कि ये एक एटम हो गया। अब एटम है तो इसका जो कुछ इस तरीके का एक रफ स्ट्रक्चर होगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो सेंटर है ये न्यूक्लियस होगा और इसके आसपास यहाँ पर होगा शेल। तो ये जो शेल है इसके अंदर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं बताऊं आपको तो ये पहला शेल है तो इसको हम के नाम दे देते हैं, ये दूसरा शेल है तो इसको हम एल नाम दे देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे एक तीसरा जो शेल है वो आ जाएगा एम। फिर इसी तरीके से अगर इसके बाद अगर मैं बनाऊं तो ये एक और शेल हो जाएगा जिसको हम नाम दे देंगे एन। तो इस तरीके से के एल एम एन, इस तरीके से ये जो चार शेल है ये बन गए। तो हर शेल के अंदर इसकी अपनी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को रखने की। जैसे कि अगर यहां पर अगर के शेल है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये जो एल है ये 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये जो एम है ये 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और ये जो एन है ये रख सकता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये सेंटर है यहां पर क्या है, जैसे हमने पहले बात किया था, यहां पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है शेल के अंदर। तो यहां पे जो हमने लिखा है द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इलेक्ट्रॉन शेल। तो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस तरीके से अरेंजमेंट करता है अपने आप को, उसकी वजह से ये जो एटम है वो स्टेबल हो पाता है। तो वही चीजें हम यहां पर जानने वाले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये गेन और लॉस करता है तो उसमें कोई ना कोई एक बॉन्ड बनता है, मतलब अपने आप को बंधा हुआ मान लेना, अपने आप को बांध लेना, हम ऐसे करके बोल सकते। तो अपने आप को बांधने का क्या तरीका है कि एक जैसे अगर हम जनरली लाइफ में देखें तो एक दूसरे को शादी करके, जैसे बॉय और गर्ल है उसको हम
पेयर बना देते हैं, बांध देते हैं, तो उसका एक अलग नियम कानून है। एक होता है कोर्ट मैरिज, तो उसका क्या करते हैं, उसका एक अलग ही नियम और कानून होता है। तो इस दोनों के लिए इस दोनों के लिए जो काम है वो क्या है, आखिर में बंधना है, बॉन्ड बनाना है। तो इसी तरीके से यहां पर दो तरीके हो गए हमारे पास में, आयोनिक बॉन्ड हो गया और कोवैलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आयोनिक बॉन्ड है तो इसके अंदर क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड के अंदर एक जो एटम है वो गेन और लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ऐसा करके वो अपने शेल को पूरा करने की कोशिश करेगा। और जो दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जैसे हम इसको बिजनेस के तौर पे समझ सकते हैं कि एक जो बिजनेस है उसके अंदर क्या होता है, एक के अंदर होता है कि एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब गेन और लॉस ऑफ मनी होता है। या मतलब ऐसे हम बोल के चल सकते हैं कि अगर एक कोई जो लेबर है वो अपने बॉस के पास में जा रहा है काम करने के लिए, तो बॉस है ये मेहनत करेगा और ये जो है ये उसके रिवॉर्ड में ये पैसे दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में क्या हो रहा है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मेहनत और यहां पर पैसा। अब दूसरी तरफ में क्या है, यहां पर शेयर करना, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मेहनत करते करते थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में पैसे का पार्टनरशिप कर लेते हैं कि तू पैसे इतना लेकर आ और मैं लेकर आता हूं इतना पैसे, और दोनों मिलके और एक बिजनेस को डेवलप करते हैं और उसके बाद में इस बिजनेस को रन करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे क्या मतलब 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मिलके और पार्टनरशिप करके और अपने अपने पैसे को शेयर करते हैं और उसके बाद में उस बिजनेस को रन करते हैं, जिससे पैसा आता है और वो स्टेबल हो पाते हैं। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी है एक बॉस के लिए वो क्या है कि एक मेहनत करने जा रहा है तो उसके मेहनत करने से इसको जो पैसा अर्न हो रहा है उससे स्टेबल हो रहा है, उसके बदले में उसमें से ये थोड़े से पैसे ये दे देता है। तो यहां पर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से आयंस बनते हैं। तो जो आयंस होते हैं वो उस पूरे आउटर मोस्ट शेल को पूरा का पूरा वो भर देते हैं, और जब वो पूरा भर जाता है, मतलब अगर ये शेल पूरा पूरा भर जाए, इसमें भी 2 हो, इसमें भी 8 हो, इसमें 8 हो और इसमें 18 हो, तो इसको हम बोलते हैं कि ये उस एटम के लिए एक स्टेबल कंडीशन है। मतलब जितने भी शेल होते हैं KLMN, इस तरीके से इस पूरे शेल को अगर हम भर दे तो ये जो पूरा का पूरा एटम है वो स्टेबल हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, मतलब पूरा भरा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरीके हो गए इसको भरने के लिए, और इस भरने के वजह से ये क्या होता है, ये एक बॉन्ड बना लेता है। और बॉन्ड बनाने का जो यहाँ पर तरीका है वो हो गया आयोनिक बॉन्ड बनाना और फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। तो बॉन्डिंग क्यों हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है स्टेबल करने के लिए, एटम को स्टेबल करने के लिए। एटम को स्टेबल करने के लिए जो बॉन्डिंग है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना या इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। ये एक मोटा मोटी बात हो गई। फिर उसके बाद में अगर हम देखें इस समरी को, तो यहाँ पे समरी के अंदर कह रहा है कि इन समरी एटम्स बिकम स्टेबल बाय अरेंजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एटम्स है वो कब स्टेबल होता है, जब इलेक्ट्रॉन को वो अरेंज करता है इन अ वे दैट सेटिस्फाइड ऑक्टेट रूल और अचीविंग अ फुल आउटर शेल और ऑर्बिट थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और ट्रांसफर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड। तो ऐसा करके वो क्या बनाता है, मतलब स्टेबल होकर जितने भी एटम है वो स्टेबल होकर क्या बना लेते हैं, वो कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो समरी के अंदर क्या हो गया कि ये एक एटम है और एटम के आसपास जो शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल के अंदर है। तो हर एक शेल का कुछ ना कुछ एक नाम है और उसके अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और उतना ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसके लिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को या तो कहीं से लेगा या फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको दे देगा किसी और को, जिसकी वजह से उसका जो शेल है वो पूरा पूरा कंप्लीट रहेगा। जैसे K में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो K, L, M और N है तो इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो पाएगा। तो ऐसे स्टेबल होकर आखिर जो एक एटम है वो क्या करेगा, ऐसे स्टेबल होकर ही वो कोई ना कोई एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन कैसे करेगा इसको हम देखेंगे फर्दर वीडियो के अंदर। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले इसको बराबर करना है, या लॉस और गेन को करने के लिए, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को करने के लिए जो एक एटम है वो क्या करता है। तो उससे पहले, उसको जानने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से इन सभी शेल के अंदर KLMN के अंदर ये बटा रहता है। तो इसको पहले हमें सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम फर्दर आगे कर पाएंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है।
जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो इस स्लाइड के अंदर, यहां पर है एटॉमिक नंबर और उसके बाद है एलिमेंट्स और उसके बाद है यहां पर के ऑर्बिट। अच्छा ये ऑर्बिट, एक्चुअली ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट शेल या तो फिर हम कहें एनर्जी लेवल, ये सारे के सारे एक ही शब्द है। अगर कहीं पर आपको ये पढ़ने को मिले तो इस सब का यही मतलब है कि किस तरीके से एक जो ऑर्बिट है, मतलब जो कक्ष है, उसके अंदर आखिर क्या चीज है, उसी कक्ष को हम बोलते हैं ऑर्बिट। मतलब एक एटम हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया और उसके आसपास इन सभी को हम या तो हम ऑर्बिट बोले या तो फिर शेल बोल ले या फिर हम एनर्जी लेवल बोल ले। तो इन सभी को हम इन तीनों शब्दों से हम एक ही बात जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जैसे कि एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर अगर एक नंबर पे अगर कोई चीज आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस के ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। इसी तरीके से अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो पहला जो के जो शेल है, मतलब जो यहां पर जो के शेल है उसके अंदर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद में है यहां पर 3, तो यहां पर एटॉमिक नंबर अगर किसी का 3 है तो लिथियम जो है वो 3 नंबर पे आता है। इसका मतलब लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटेगा, तो सबसे पहले वाले के शेल के अंदर या के ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक रह जाएगा तो एक उसको अगले में डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही रह सकता है। देखो इसको मैं एक और बात से समझाता हूं पहले, और उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहां पे एक के घर है, मतलब एक पूरा बिल्डिंग है और उसके 4 फ्लोर है, ठीक है। एक है के फ्लोर या फिर के रूम, मतलब चार रूम आप मान के चलो, 4 रूम। एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक के बाद एक 4 रूम है और वो छोटे बड़े हैं और 2 बराबर है, जैसे कि के, एल, एम और एन। तो ये जो एन है ये पूरा का पूरा एक हॉल है, ये पूरा का पूरा एक हॉल है और इसके अंदर 18 बंदे रह सकते हैं, ऐसा आपको सोचना है। फिर इस एम के अंदर ये 8 बंदे रह सकते हैं, इस एल के अंदर भी 8 बंदे रह सकते हैं और इस के रूम के अंदर 2 बंदे रह सकते हैं। तो 2, 8, 8 और 18 ऐसा आपको सोच के चलना है। तो अब ये जो 18 है, मान लो कि अगर गांव से यहां पर, जैसे अगर मान लो कि यहां पे ये 4 जने हैं, अगर 4 जने आ रहा है तो वो इस रूम के अंदर कैसे रहेंगे, जबकि ये पूरा बिल्डिंग ही खाली है। और कितने आए हैं, पूरा बिल्डिंग खाली है और 4 जने आए हैं। 4 जने मतलब कि उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 बंदे हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। तो मतलब अगर यहां पे देखें तो एलिमेंट वो बेरिलियम है, बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको हमें बांटना है। तो यहां पर इस के रूम के अंदर कितने बंदे आ सकते हैं, 2, लेकिन वो तो टोटल 4 आए थे, तो बाकी जो 2 है वो अगले में शिफ्ट करना पड़ेगा उनको। तो मतलब 2 इसमें और 2 इसमें, और यही दोनों चीज जो है मैंने यहां पर लिख रखा है, ये 2 है और ये 2 है। फिर इस तरीके से अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहां पर है एटॉमिक नंबर 5, तो इसका मतलब इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये कैसे रहेंगे, तो बोरोन है एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको हमें बांटना है इस शेल के हिसाब से। तो सबसे पहले वाले में हम कितना कर सकते हैं, 2, उसके बाद में कितने रह गए, 3 जने और रह गए, तो 3 जने को हम इस दूसरे वाले में शिफ्ट कर लेंगे, मतलब एल वाले शेल में। तो 2 और 3, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये है 2 और ये है 3। उसके बाद अगर हम देखें, अब मैं रैंडमली अगर कोई नंबर अगर उठाऊं, जैसे मान लो कि यहां पे है 11 नंबर पे क्या आ रहा है, सोडियम। तो सोडियम को हमें बांटना है, 11 नंबर पे सोडियम है और मतलब अगर 11 नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 11 इलेक्ट्रॉन है इसको हम किस तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहां पे है 2, 8, 1। अब देखते हैं कि कैसे किया। तो मतलब कि अगर 11 जने हैं तो 11 मतलब 2 पहले रूम में आ सकता है, 2 ही की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा आ नहीं सकता, तो ये 2 ही रखेंगे। उसके बाद क्या है, 8। फिर उसके बाद में 8 और 2 10, मतलब 10 बंदे तो फिक्स हो गए। जो रूम है 2 रूम के अंदर 10 बंदे फिक्स हो गए, क्योंकि अब 11 है तो एक तो रह जाएगा, तो एक जो रहेगा उसको मजबूरन अगले वाले रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी इसकी इतनी की है, इससे ज्यादा वो नहीं आ सकता। तो जब इसमें नहीं आएगा, जो बच जाएगा उसको हम अगले में शिफ्ट करते चले जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम समझे तो पहले में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8 और फिर चौथे में 18। तो इस तरीके से आपको लेकर चलना है। तो ये मैंने जितने भी यहां पर बना रखे हैं, तो इन सभी को आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ में आपको मैच करके देखना है कि ये चीजें आ रही हैं या नहीं, आपसे ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अदरवाइज आप अपने टीचर का हेल्प ले सकते हो, अपने दोस्त से आप पूछ सकते हो। अगर जो आपका जो मतलब क्लास में जो आपके दोस्त हैं उससे जो सेम चीजें अगर पढ़ रहे हो तो ये चीजें आप
पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 1 से लेकर और 20 तक बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए फर्दर इसके बारे में और जानने के लिए, समझने के लिए। तो अगर आपसे ये चीजें जब तक नहीं हो, जब तक आपको बार बार रिपीट करके इस तरीके से आपको बनना है कि बहुत स्पीड में आप लिख पाओ, तो इस वीडियो को फर्दर पॉज करना और सबसे पहले इसके ऊपर आपको कमांड करना है। किसके ऊपर? 1 से लेकर 20 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर शेल। जो उनका शेल है उसके हिसाब से, उसके उस शेल की जो कैपेसिटी है या ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से आपको याद करना है, इतना फास्ट याद करना है कि अगर आपसे कोई अगर बीच में भी पूछ ले कि चलो मैग्नीशियम का बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो एकदम दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 2882 इस तरीके से। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत मजबूती से याद होना चाहिए कि कोई भी पूछे रैंडमली तो उसी समय आप उसको सुना दो। तो अगर इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हैंडी हो जाएगी और बहुत स्पीड में आप काम कर पाओगे या अपने आंसर को लिख पाओगे। तो अब मैं ये सोचता हूं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद कर लिया होगा। अब देखते हैं कि फर्दर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फायदा है वो हम कैसे उठा सकते हैं। तो उससे पहले एक बात और समझना पड़ेगा कि जैसे देखो, जैसे एटम है तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एकदम जो पैसा होता है उसके जैसा ही काम करता है। अब जैसे हमारे लाइफ में क्या होता है, जो पैसा है वो बीच में इन्वॉल्व रहता है और हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोई उसमें स्टेबिलिटी पाना चाहता है, कोई उसमें इतना ज्यादा पाना चाहता है पैसा की जिसकी वजह से उसका जो पावर है वो भी उसे मिल पाए। तो इसी तरीके से एटम भी है, वो भी अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है और कंपाउंड जब वो बनाता है तो वो इस हिसाब से बनाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी उनके पास में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा वो स्थिर रहे अपने आप को और मतलब पूरा एक कंपाउंड जो है वो बना पाए। कंपाउंड मतलब जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। मतलब कोई भी चीजें जो हम आज देखते हैं वो सारा का सारा एक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है और ज्यादा स्टेबल फॉर्म में है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि जो एटम है वो स्टेबल होना चाहता है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फर्दर हम करते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फायदा है हम वो उठा सकते हैं कंपाउंड को बनाने के लिए। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि मोनो एटॉमिक आयंस, जो मोनो एटॉमिक आयंस है और जो पॉली एटॉमिक आयंस है, आखिर ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लिया और उसी के बेस पे अब हम ये समझेंगे कि जो मोनो एटॉमिक आयंस है और जो पॉली एटॉमिक आयंस है ये क्या होते हैं और इनका काम क्या है इस जगह पे। और हमें इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को मतलब समझने के लिए और इसको मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको भी मेमोराइज कर लिया जाए जब हम कंपाउंड बनाएंगे। तो अगर आपको ये चीज याद रहेगा तो आप कोई भी जो कंपाउंड है, मतलब कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला है उस कंपाउंड का, आप उसका केमिकल फॉर्मूला बहुत फटाफट और आसानी से लिख पाओगे। और ये 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ये चीजें कर पाओ, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं आती तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाएंगे। तो इसीलिए, और अगर आपको 100 नंबर लाना है और क्वेश्चन अगर छूट रहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप 100 नंबर लेकर आओ। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से इसको समझना है, तो कॉपी पेन लेकर आपको भी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। तो एक्चुअली में यहां पर देखो, जैसे कि जो सबसे पहला है यहां पर है मोनो एटॉमिक मेटेलिक। तो मोनो एटॉमिक मेटेलिक ये क्या होता है, मतलब एक एटम है, एक एलिमेंट का एटम है और उस एक एटम के ऊपर जितने भी आयंस है, जितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयंस, मतलब सिंगल एलिमेंट के लिए। जब हम पॉली एटॉमिक आयंस की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें जो चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा। तो बेसिकली हमको क्या याद करना है, हमको याद करना है कि जितने भी ये मोनो एटॉमिक है चाहे वो पॉली एटॉमिक है, इसके ऊपर कितना चार्ज है और चार्ज के हिसाब से ही वो कंपाउंड बनाएंगे और उसी को ही हम यहां पर सीख रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो जैसे सबसे पहले मैं मोनो एटॉमिक जो मेटलिक कैरेक्टर है, जो मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं जिनमें मेटल्स हैं, तो जो मेटल है उनमें मोनो एटॉमिक आयंस कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन हालांकि ये मेटल नहीं है बट इसको क्योंकि H+1 है तो मेटेलिक कैरेक्टर इसके पास में आ जाता है +1 की वजह से। तो ये जो +1 है ये कैसे आया इसको हम समझते हैं। तो हम जानते हैं कि जो
एक नंबर है, मतलब जो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है वो एक नंबर है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो सिर्फ 1 कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे हम जानते हैं कि शेल के अंदर 2 होता है, ये 8 होता है, फिर 8 होता है और फिर 18 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस हाइड्रोजन का, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा, जबकि 2 होना चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये खो देगा, तो उसके बाद में ये क्या बना लेगा, H प्लस आयन। मतलब अगर हाइड्रोजन इस एक इलेक्ट्रॉन को, अगर हाइड्रोजन यहां पे है सेंटर पे और एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये दे देता है तो ये स्टेबल होने के इसके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ऐसे करके वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो अगर 1 रुपए है, अगर आपके पास ये अगर 1 रुपए होगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप क्या करोगे, उस 1 रुपए का कोई ना कोई एक टॉफी ले लोगे और फिर उसको खा लोगे। जैसे कि अगर कोई भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है आपके पास में, ठीक है, जैसे अगर 10 रुपए 11 रुपए हैं आपके पास में, तो जैसे कि नियरेस्ट जीरो जो होता है वो हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे देता है। अगर उसमें से अगर 1 रुपए ज्यादा है, जैसे 10 रुपए में 1 रुपए ज्यादा है, तो आप ये कोशिश करोगे कि ये किसी को दे दिया जाए। ऐसा सबके साथ ही होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता। मतलब अगर 21 रुपए है तो 1 रुपए आप खोने की कोशिश करो, चलो 1 रुपए अगर खा लेंगे तो हमारे पास 20 रुपए फिर भी बचेगा। मतलब एक जो होल जो नंबर होता है, या फिर जैसे हम मनी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो जीरो के टर्म्स में जो भी पैसा होता है हम उतना रखने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज इनके साथ भी है कि अगर थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो लॉस, या फिर अगर कम है तो वो गेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मेरे पास में अगर 9 रुपए हो तो मैं कोशिश करूंगा कितनी जल्दी मैं 1 रुपए मम्मी से या फिर पापा से लेके इस 10 को पूरा करूं और एक मतलब पूरा एक नोट ले लूं एक्सचेंज करके। तो जो भी हमारे पास में चिल्लर होगा वो हम दे देंगे और उसकी जगह पे हम नोट ले लेंगे, और ऐसा करके हम अपने आप को थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे देते हैं। मतलब छोटे लेवल पे बच्चों के हिसाब से यही स्टेबिलिटी होती है। अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो जो हमारा पैसा है या फिर इस तरह कोई भी चीज होगा उसमें हम ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। कम है तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को किसी को हम देने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को भी हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मनी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। तो इसी तरीके से यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक ही है। तो ये क्या करेगा, एक किसी को देने की कोशिश करेगा। अगर इसी तरीके से ये क्या करेगा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये ना दे तो किसी से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके और क्या बना लेगा, अगर इसके पास में जैसे हाइड्रोजन है और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ रहा है और यहां पर कितना है, यहां पर होना चाहिए 2। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए या फिर 18 चाहिए, जिसकी वजह से उनका जो शेल है वो कंप्लीटली भर जाए। तो यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसके पास में, लेकिन बाहर इसके पास में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऐसा करके इसके पास में क्या हो जाएगा, इसके पास में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन है अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में स्टेबल हो जाएगा। बट अगर ये किसी से लेता है तो इसकी जगह पे H-1 चार्ज हम लिखेंगे, क्योंकि इसने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो लेने की वजह से यहां पर -1 चार्ज इसके ऊपर बैठेगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया था, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसने किसी को दे दिया था, तो इसीलिए इसके ऊपर H+ चार्ज आया है। तो देने की वजह से प्लस और लेने की वजह से माइनस, ऐसा हमें सोचना है। एक्चुअली में इसका कुछ और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको फर्दर जब ये समझा लूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा मोनो एटॉमिक आयंस जो कि है यहाँ पर सोडियम, और जो सोडियम है इसके लिए यहाँ पर हमने Na+ लिखा है। तो सोडियम को ही समझते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं 11 नंबर पे सोडियम आता है, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो जाएगा 2 8 और 1। तो अगर 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है ये देने की कोशिश करेगा। और क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश हो रही है तो Na के ऊपर जो चार्ज बनेगा वो +1 का बनेगा। तो +1 चार्ज ये सोडियम के लिए हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम के लिए जो पोटेशियम है वो आता है 19 पे 19 पे, और इसको हम K से डिनोट करते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 8 और 1, मतलब 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 19। तो ये टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो गया। तो यहां पर जो 1 है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये किसी ना किसी को ये डोनेट करने की कोशिश करेगा, और जब ये किसी को अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर +1 चार्ज हो गया। अब इसी तरीके से और देखते हैं, जो सिल्वर है ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 20 तक तो ये आता नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके एटम के अंदर
20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको आपको जस्ट मेमोराइज करना है। तो ये हो गया सिल्वर के लिए Ag+1। इसी तरीके से कॉपर जो कि 1 से 20 तक में नहीं आता है उसके लिए +1 चार्ज है, ये अलग से आपको याद करना पड़ेगा। फिर है मैग्नीशियम, जिसको आप याद कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे, तो जो मैग्नीशियम है ये आता है 12 नंबर पर Mg, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 282। तो जो 2 है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी को डोनेट कर देंगे, तो इसीलिए जो Mg है इसके ऊपर Mg2+ आएगा, और यहां पर वही चीज लिखा हुआ Mg2+। फिर इस तरीके से अगर हम कैल्शियम का करें तो कैल्शियम के ऊपर यहां पर जैसे हमें Ca2+ दिख रहा है, तो ये कैसे आया, क्योंकि जो कैल्शियम है वो 20 नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे अगर कैल्शियम आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 और 8 और फिर 1 और 2। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मतलब जो सबसे पहला शेल है उसके अंदर 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, और लास्ट वाले में कितना है 2, मतलब 2 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो यहां पर अगर ये एक्स्ट्रा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Ca2+। तो कैल्शियम Ca2+, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि वही चीज लिखा हुआ Ca+2। तो इसी तरीके से यहां पर जितने भी ये मोनो एटॉमिक मेटेलिक आयंस जो है ये सारे के सारे होते हैं। तो अगर मैं एक बार नीचे इसको स्लाइड करूं तो ये जो है ये बहुत सारे हैं, तो ये है जिंक, आयरन, कॉपर, बेरियम, लेड, एल्युमिनियम, आयरन और फिर लेड। तो इसमें से जो ये एल्युमिनियम है, इसके ऊपर है Al3+। तो Al3+ मतलब 13 नंबर पे आता है एल्युमिनियम। तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 और 3। तो यहां पर जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, Al3+, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं Al और प्लस पहले और फिर 3 बाद में। तो Al3+ या Al+3 ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, +1 +2 +3, या फिर पहले 2 लिख लो उसके बाद प्लस लिखो, 1 के बाद प्लस लिखो, 3 के बाद प्लस लिखो। तो जो मैक्सिमम है वो हम कहां तक लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है ये हम लिख सकते हैं +1 +2 +3। इसी तरीके से अगर यही चीज अगर माइनस में हो तो हम ज्यादा से ज्यादा -1 -2 और -3 तक लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा हो गया आयंस पे। तो यहां पर जितने हमने जो भी हमने नहीं किए हैं, जैसे कि ये आयरन है, जैसे कॉपर है, कॉपर पे यहाँ पे +2 आ रहा है, बेरियम पे +2 आ रहा है, लेड पे +2 आ रहा है, फिर यहाँ पे आयरन पे एक +3 है। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये 2 आयरन है जो कि ये आइसोटॉप्स की वजह से आए हैं, मतलब इनके अंदर जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है जैसे बराबर बराबर होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से यहां पर इम्बैलेंस हो जाता है और वो आइसोटॉप्स बन जाते हैं। जब ये आइसोटॉप्स बन जाते हैं तो इसके जो चार्ज है वो भी वेरी करने लग जाते हैं। तो एक ही एलिमेंट के बहुत सारे मतलब उसके रूप हो गए, जिसको हम बोल सकते हैं कि मतलब इस एलिमेंट के पर्टिकुलर आइसोटॉप इतने हैं। जैसे कि कार्बन के लिए 3-4 आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें उनका जो मास होता है वो वेरी करता है। तो एक में हो जाएगा जैसे 12, फिर 13, फिर 14 ऐसे करके। तो जो मास है वो चेंज हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया है, घट गया, और उसकी वजह से जो प्रोटॉन है वो मतलब जो सेंटर है वो इम्बैलेंस हो गया। तो उसकी वजह से जो आयरन है वो +3 चार्ज का हो जाता है और +2 चार्ज का हो जाता है। तो इसके बारे में अभी हमको कुछ बात नहीं करनी, इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में खुद ही पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी जब तक के लिए अगर हमको याद करना है तो हम इन सभी चार्ज को जितना भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो सारी के सारे जो चार्ज है वो आपको याद रखने पड़ेंगे इस चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे ये थोड़े से ही हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओ। बहुत सारे में हम दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि हमने 1 से 20 तक याद कर रखा है, तो उसमें जो चार्ज है वो निकालना आसान होगा। लेकिन जिसके बारे में जो 1 से 20 तक नहीं है, उससे वो बाहर है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम अपने तरीके से याद कर सकते हैं। जैसा भी हमारा तरीका रहेगा कि जो +2 वाले हैं इकट्ठे हम अलग करके और फिर लिख लेंगे कि +2 वाले जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, ऊपर छूट गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा और लेड हो जाएगा। तो अगर ये चारों के नाम आए तो आपको देखना है कि इन सभी पे +2 होता है। मतलब एक लाइन से आपको सबको याद कर लेना, +2 के लिए इतने ही एलिमेंट्स है। इसी तरीके से +3 के लिए फिर 2 एलिमेंट है, एल्युमिनियम और आयरन। फिर +4 के लिए सिर्फ एक एलिमेंट है, लेड। तो ऐसे करके कि +2 में कितने हैं, +3 में कितने हैं, +4 वाले कितने हैं, ऐसे करके आप अगर याद कर लेते हो तो ये मेमोराइज हो जाएगा। ये बहुत झंझट वाली बात नहीं होगी। और जब आप इसको हर जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा और उसको जब आप अप्लाई करोगे तो हर बार आपको, क्योंकि इसे रूबरू होगे तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगा। अब देखते हैं जो नॉन मेटेलिक आयंस है
तो मतलब नॉन मेटेलिक जो मोनो एटॉमिक आयंस है वो कौन कौन से होते हैं उनको भी हम जरा देख लेते हैं। हमने अभी देखा कि जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर H माइनस भी आता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम भी हम मान सकते हैं 2 होने में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो पहला है वो तो स्टेबिलिटी होने के लिए, मतलब 2 8 8 और फिर 18 है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन एक मैंने पहले आपको ये समझाया था, लेकिन चलो एक बार और मैं समझाता हूं आपको। तो हाइड्रोजन पे क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 2 8 8 और फिर 18, जबकि अगर एक है तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जो है ये स्टेबिलिटी कंडीशन है। तो स्टेबिलिटी कंडीशन को अचीव करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को 2 होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है तो इसका मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहले वाले टेबल में ये आ जाएगा। तो इसीलिए जो H है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे इसके ऊपर H माइनस आ जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। इसी तरीके से अगर हम क्लोराइड को देखें तो जो क्लोराइड है ये 17 नंबर पे आता है। तो इसको हम लिखते हैं, इसका सिंबल क्लोरीन से Cl। तो यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 और 7। और 2 8 7 आने के बाद में अब यहाँ पर जैसे ये तीसरे में देख रहे हैं कि यहाँ पे है 8 और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 है। तो इस 7 को 8 होने में कितना कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये पूरा का पूरा स्टेबल हो जाएगा। जो क्लोरीन है ये पूरा का पूरा स्टेबल हो जाएगा और ये पूरी कहानी स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने शेल को पूरा करने के लिए, तो इसके ऊपर हम माइनस लिख सकते हैं। तो माइनस या फिर -1 एक ही बात है। तो हम यहाँ पर Cl माइनस भी लिख सकते हैं, मतलब और Cl माइनस। तो ये हो गया, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन Cl माइनस। इसी तरीके से जो ब्रोमाइड है ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, Br माइनस, आयोडाइड ऐसे ही याद करना पड़ेगा I माइनस। तो जितने भी है H -1, Cl -1, ब्रोमाइड -1, आयोडाइड -1 वाले जो है ये 4 एलिमेंट है। तो एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें से आप 2 का अंदाजा लगा सकते हो, बाकी इसके नाम से ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड ये सब एक ही फैमिली के हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक ही फैमिली के हैं जिनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। तो इसीलिए इनके नाम से हम याद रखते हैं कि जब भी इस तरीके से आए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इस तरीके से इसका -1 चार्ज होता है। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन और सल्फर। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो ये ऑक्साइड बन जाएगा, और अगर सल्फर 2 ऑक्सीजन किसी से ले लेता है तो ये -2 मतलब सल्फाइड आयन बन जाएगा। तो इसको भी हम देखते हैं। जो ऑक्सीजन आता है वो 8 नंबर पे आता है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया 2 और 6। अब जो बाहर आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कम है, क्योंकि कितना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है, इसके पास है 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम करेगा कहीं से। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो इसके पास में -2 आ जाएगा, क्योंकि इसने किसी से लिया है, इसने एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट करते हैं तो माइनस में चले जाता है। तो यहां पर O-2 ये हो गया सल्फाइड, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो -2 है। फिर इसी तरीके से जो सल्फाइड है उसके अंदर -2 ये कैसे है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 16, और 16 के लिए हम S लिखते हैं। सल्फर मतलब सल्फर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो S है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2 8 और 6। अब यहां पर क्योंकि 6 है तो इसके अंदर इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये भी क्या करेगा, ये S-2 बना लेगा, मतलब सल्फाइड आयन। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो S-2। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, मतलब 1 से 20 तक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसका आप जो आयंस है, मतलब जो चार्ज है वो आप लिख पाओगे, और किसी किसी में आपको याद करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर इसी तरीके से और देखते हैं नीचे अगर कुछ और आयंस आ गए तो यहां पर एक है नाइट्राइड, जो कि नाइट्रोजन का आयन है। और नाइट्रोजन का आयन इसको हम नाइट्राइड बोल रहे हैं क्योंकि ये 7 नंबर पे आ रहा है। तो 7 नंबर पे नाइट्रोजन है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5, मतलब अगर 5 है तो इसको 8 होना है इस टेबल के लिए। तो यहां पर 5 को कितना चाहिए, 3 चाहिए। 8 होने में 5 को चाहिए 3। तो क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो जो नाइट्रोजन है ये -3 मतलब नाइट्राइड आयन यहां पर बना लेगा। तो इस तरीके से ये 1 से 20 में काफी सारे आ गए हैं, और जो थोड़े से बच गए हैं उसको आप याद कर सकते हो। और उसके अंदर भी जो थोड़े से बचे हैं वो सिर्फ इतने ही है, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, जिसको आपको खुद से करना है कि इसके ऊपर -1 ही चार्ज होता है, मतलब -1 चार्ज वाले आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड।
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस को। जो पॉलीएटॉमिक आयंस है वो आयंस होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो आपस में कंबाइन करते हैं और उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक चार्ज बनता है। तो ये कैसे बनता है तो हम इसको भी देखते हैं। तो जैसे यहां पर जो अमोनिया आयन है इसके अंदर है NH+1 और नीचे है 4। तो यहां पे अगर हम सीधे सीधे फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा NH4 और फिर इसके ऊपर इसके टोटल के ऊपर है +1 चार्ज। तो +1 चार्ज क्यों लिखा हुआ? तो क्योंकि नाइट्रोजन हम जानते हैं जो नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे आता है। तो नाइट्रोजन अगर 7 नंबर पे आता है तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5। तो 5 है और इसको इसके अंदर यहां पर इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8। तो इस पे क्या है? इसको चाहिए 3। मतलब क्या है? नाइट्रोजन -3, 3 कम है, मतलब नाइट्रोजन मतलब नाइट्राइड आयन ये बन जाएगा। और अगर हम दूसरा देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे। तो अगर 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहर 1 ही आएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो इसीलिए इस पे हो जाएगा H+1। अब इस दोनों को कंबाइन करना है, N-3 को और N+1 को, इस दोनों को ही कंबाइन करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है NH4। तो ये अब कैसे आ रहा है? तो नाइट्रोजन पे कितना है? -3 और हाइड्रोजन पे कितना है? +1। तो जब नाइट्रोजन -3 है और इसके ऊपर अगर +1 का चार्ज है तो इसका मतलब 4 1 जा 4, तो +4 हो जाएगा। तो -3 जो कि इस नाइट्रोजन का है, इस नाइट्रोजन का -3 और हाइड्रोजन 4 है और इसके ऊपर +1 है, तो इसीलिए 4 1 जा 4 मतलब +4 हो जाएगा। और अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा +1। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है मतलब नाइट्रोजन NH4 और इसके ऊपर जो चार्ज बनेगा ये +1 बनेगा। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? NH4 और +1। तो मतलब इसको आपस में ही, क्योंकि ये आयन तो हम पहले ही बनाना सीख चुके हैं कि N के ऊपर -3 होता है और H के ऊपर +1 होता है। तो जो अगर ये 4 मतलब हाइड्रोजन के अगर 4 एटम हो यहां पर और ये अगर नाइट्रोजन के साथ में अगर कंबाइन करें तो जो ओवरऑल जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर ये कितना बन गया? +1 चार्ज बन जाएगा NH4 के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन को देखें तो हाइड्रोक्साइड आयन में भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब है हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन में O है और H है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जो ऑक्सीजन है वो आता है 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे H तो हाइड्रोजन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 8 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 होगा। तो इसके पास में एक्चुअली में यहाँ पे 2 और 6 आएगा, क्योंकि 8 नंबर पे तो आ ही रहा, तो 2 और 6। तो मतलब इसको पूरा फिल करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो मतलब अगर 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ये हो जाएगा -2। और जो हाइड्रोजन है इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 चाहिए या तो 1 डोनेट कर देगा। डोनेट करना ज्यादा इजी होगा, तो इसीलिए जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा +1। अब इस दोनों के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ O है, H है और नीचे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और इस 1 को इस +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1। और अगर इसको हम सॉल्व करें, इस दोनों को अगर सॉल्व करें कि -2 और +1 तो ये कितना होता है? ये होता है -1। इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो OH है इसके ऊपर जो चार्ज बन रहा है ये -1 का बन रहा है। फिर अब देखते हैं अगला, यहाँ पे है नाइट्रेट। जो नाइट्रेट है ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ और इसके नीचे 3 है। तो नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन और इसके नीचे 3 है और इसके ऊपर जो -1 है ये किस तरीके से आया हुआ है? तो नाइट्रोजन पे होता है -3, जैसा अभी हमने इसके अंदर भी किया अमोनिया में। तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं यहाँ पे, नाइट्रोजन इसके ऊपर है -3 और जो ऑक्सीजन है ये हमने अभी यहाँ पर किया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है ये -2 का है, तो ऑक्सीजन पे है -2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 है, जो ऑक्सीजन का एटम है वो है 3 और सब पे कितना है? -2 है। तो अब बारी बारी से अगर यहाँ पे NO3 है, अगर NO3 है तो नाइट्रोजन, इसका मतलब अगर मैं एक बार और लिख लूं यहाँ पे NO3 है तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो इसका चार्ज है ये है -3 और ये एक ही एटम है। और जो ऑक्सीजन है इसका 3 एटम पहले से दिया हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज बनता है वो बनता है -2 का। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 1 को इस -3 के साथ में, तो ये आ जाएगा -3 और इस 3 को अगर इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। लेकिन यहां पर हम देख रहे दोनों का जो चार्ज है ये -3 और -6 ये तो -9 बन जाएगा, जो कि यहां पर दिया हुआ है सिर्फ +1 है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल है तो हम नॉन मेटल को मतलब माइनस और माइनस से नहीं ले सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? एक प्लस का लेना पड़ता है। तो जो नाइट्रोजन है ये आता है 7 पे और अगर 7 पे आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 और 5। तो इसके पास में मतलब 8 होने के लिए इसके पास में 3 कम है, तो यही 3 कम है, लेकिन हम इस 3 कम को नहीं मानेंगे क्योंकि इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 किसी को दे भी सकता है। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में हम कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम दोबारा से देखें तो जो नाइट्रोजन है, अगर इसके ऊपर हम +5 आयन लगाए और जो ऑक्सीजन हमने जैसे यहां पर किया था, तो इसके ऊपर पहले से -2 है और ये 3 है, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर ऑक्सीजन 3 एटम है और इसके ऊपर -2 है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +5, और जो 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा -6, और इस दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये है -1। तो ऐसे ऐसे कंडीशन भी हो जाते हैं जिसके अंदर आप अगर वो जो है नॉन मेटल है, लेकिन उसका जो चार्ज आप माइनस में नहीं ले सकते क्योंकि उसके साथ में ऑक्सीजन है और ये ज्यादा एफिनिटी रखता है उसके साथ में, मतलब नाइट्रोजन के साथ में। तो इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन तो -2 होगा, लेकिन नाइट्रोजन के लिए हमें +5 लेना पड़ेगा, तो तब जाके ये NO3 और -1 आएगा। और इसी तरीके से आप जितने भी नीचे है आप सबको बारी बारी से आप करते जाइए, तो आपको यही सारे जो नंबर्स है जैसे मैंने आपको बताया है 1 से लेकर और 3 तक, इसी तरीके से जब आप भी सम करेंगे तो ये सारा का सारा आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसके ऊपर -1 चार्ज कैसे है, -2 चार्ज कैसे है, -2 या फिर SO4 जैसे है, यहाँ पर SO3 है, -2 चार्ज इसमें भी है, -2 चार्ज इसमें भी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, बट जो चार्ज है वो सेम है। तो ये कैसे आ रहा है, ये सब सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर आपको प्लस माइनस करके बताया है, वो एकदम उसी तरीके से ही आएगा। अगर तरीके से आप ये सारा का सारा जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब आप ये याद कर लोगे तो आपको बहुत सारे जो आयंस है ऐसे याद हो जाएंगे। तो ये जो आयंस है जितने भी जो पॉली एटॉमिक आयंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आप इसको कर लेते हो तो इस तरीके से बहुत सारे जो कंपाउंड्स है उसके केमिकल फॉर्मूला को आप खुद ही लिख सकते हो पॉली एटॉमिक आयंस को याद करने के बाद में। तो आपको ये ध्यान रखना कि हर बार आपको इस तरीके से प्लस माइनस करके देखना नहीं, एक बार आप देख लो समझने के लिए कि हाँ इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, बट उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको ये सारा का सारा इस तरीके से मेमोराइज करना है कि एक बार अगर आपसे बता दिया जाए कि जैसे फॉस्फेट है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है तो -2, हाइड्रोक्साइड पे कितना है तो -1, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो OH के ऊपर कितना चार्ज है -1। इसी तरीके से अगर जो NO3 है तो NO3 के ऊपर कितना चार्ज है तो -2। तो ऐसे करके हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, और ये बहुत ही स्पीड में होना चाहिए। जो दिमाग है आपका उसके साथ में बहुत स्पीड से काम करना चाहिए ताकि केमिकल फॉर्मूला लिखने में आपको ज्यादा भी टाइम ना लगे, बहुत स्पीड में आप लिख पाओ। जैसे कि आप टीचर को देखते तो टीचर के पास कुछ ऐसा नहीं है, टीचर भी इन सभी आयंस को मतलब क्योंकि डेली डेली प्रैक्टिस में वो पढ़ भी रहा है, वो कर भी रहा है, तो इसीलिए उसको मेमोराइज होता है, वो फटाफट लिख पाएगा। क्योंकि आपके लिए ये पहली बार है तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से याद कर पाओ, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अगर घर में भाई बहन है तो आप उसको सुनाओ कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। मतलब आप चलते हैं आगे। अब आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, और जो ये लास्ट टॉपिक है इसमें हम यही जानेंगे किस तरीके से जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं। तो अगर आपको जो एटॉमिक नंबर है वो याद हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो चुका है, और जो मोनो एटॉमिक आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस कौन कौन से होते हैं और उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस होते हैं, ये अगर आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है तो जो फाइनली अब हम करने वाले हैं वो किस तरीके से केमिकल कंपाउंड्स को हम लिख सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो अगर आपने ये जितने भी दे रखे, जितने भी अगर ये केमिकल फॉर्मूला ये दिया हुआ है तकरीबन ये है 45, तो ये जो 45 कंपाउंड्स है ये आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। ये सारा का सारा जो केमिकल कंपाउंड्स है ये आपके एनसीईआरटी के बुक से ही उठाया गया, और अगर आप इसको याद कर लेते हो ये सारा का सारा, तो एक तो याद करना है और इसको हम बना के भी देखेंगे। तो जब भी आएगा आप बना के ही करो, लेकिन अगर हो सके तो आप इस 1 से लेकर और जितने भी मतलब 1 से लेकर 45 तक बहुत अच्छे से मेमोराइज भी कर लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको लिखना है MgSO4। फिर इसी तरीके से अगर बोले कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है तो Al2O3। मतलब एकदम फटाफट ये चीजें होनी चाहिए, दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, या वो कंपाउंड आपको इस तरीके से आपके अंदर बस जाए कि एक बार अगर कोई नाम बोले तो उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली आप वही लिखे। इस तरीके से आपको बनना होगा। तो अब इसी को देखते हैं कि पहले हम इसको करेंगे कैसे, मतलब जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम कैसे लिखते हैं इन सबको देख के। तो देखो अब सबसे पहले यहां पर क्या है, यहां पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है MgO। तो अब यहां पर देखते हैं जैसे कि 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम आता है तो इसका हो जाएगा
2 8 और फिर 2, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करेगा तो Mg2+ हो गया, तो Mg2+ हो गया। और यहाँ जो दूसरा एटम है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। तो अगर हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 6। अब इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसके पास में क्या है, मतलब ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे क्या है प्लस, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो क्या था +2 या फिर 2+ हम लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो यहां पर देखिए कि अगर मैग्नीशियम पे 2+ है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जो ऑक्सीजन है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को, मतलब ये देने वाला है और ये एक्सेप्ट करने वाला है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मतलब देने के लिए यहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है, और जो ऑक्सीजन है क्योंकि इसके पास में 2 कम है, तो ये दोनों का ही काम हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बचेगा ये बच जाएगा 2 और 8। और यहां पर हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है इसके पास में 2 और 6 है, तो ये जो 6 है ये 8 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और जब ये जो मैग्नीशियम है इसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा 2 और 8, 6 की जगह पे 8, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो यहां पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने ये एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे से। तो यहां पर मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2 के साथ में एक मैग्नीशियम है, एक एटम ऑक्सीजन का है। तो अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +2, और इसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -2, और ओवरऑल देखेंगे तो +2 और -2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 0, और जो 0 होता है मतलब कि ये स्टेबल हो गया। तो ये पूरी कहानी हमें ये 0 बनना ही है, मतलब स्टेबल होना ही है कि किसी तरीके से हम संतुष्ट हो जाए। तो जब एक चीज चाहिए और एक चीज आपको पाना है, तो जब ये मिल जाए तो उस कंडीशन को हम 0 बोल देते हैं या स्टेबिलिटी बोल देते हैं। तो यहां पर यही चीज सभी को पाना है, जितने भी यहां पर केमिकल कंपाउंड्स है उन सभी को 0 रहना है स्टेबल के लिए। तो अब और देखते हैं कि और हम किस तरीके से इसको हम करेंगे जितने भी कंपाउंड्स है। तो अब चलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे, तो उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब है यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला MgOH2 है। तो अगर हम यहां पर लिखे तो मैग्नीशियम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो Mg के ऊपर Mg2+ आएगा, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन पॉली एटॉमिक आयन से मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो नीचे क्या है, नीचे है 2, और जो मैग्नीशियम है वो तो एक ही है, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है। अगर इस दोनों को अगर अब हम सॉल्व करें तो मैग्नीशियम के ऊपर हो जाएगा +2 और 1, तो 2 1 2 मतलब +2। और अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन पे देखें तो ये है -1 जो कि चार्ज होता है इसका, जो हमने याद किया होगा, और जो हाइड्रोक्साइड है ये है 2, तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर 2 और -1, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा -2, तो -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये एक स्टेबल कंडीशन हो गया। तो यहां पर जो फॉर्मूला बना है वो बना है MgOH2। और अगर हम खुद बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि अगर हमको ये पता है कि मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड पे होता है -1 का चार्ज, ये हमको पहले से ही पता है। तो यहां पर जो है जो मैग्नीशियम है ये है +2 Mg2+, इतना तो हमको पता रहता है पहले से कि इसके ऊपर इतना चार्ज आएगा और इसके ऊपर इतना चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो ये आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, जो भी ये पावर में है, जो भी ये पावर में है इसे हमें 2 बनाना है। तो ये जो मैग्नीशियम है ये तो एक ही है, और जो हाइड्रोक्साइड है OH, तो OH आयन भी एक ही है, लेकिन हमें क्या करना है, इस पावर पे काम करना है। तो क्योंकि हमने इसका जो पावर है, मतलब जो इसका जो चार्ज है उस पे हम काम कर रहे थे, तो इसका एलसीएम हमने 2 लिया था, तो हमें 2 बनाना है। तो इस 2 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। फिर जो हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर है -1, तो -1 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो इस -1 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम, ये 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, और जो OH है ये है और एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 1 है और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ जाएगा 2। तो आप फॉर्मूला देखो, यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये MgOH2 ही बना है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये बनता है। फिर अब देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को कि उसको भी किस तरीके से बनाना है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट में यहाँ पर जो मैग्नीशियम है हम जानते हैं इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, और जो सल्फेट है SO4 इसके ऊपर होता है -2 चार्ज। तो यहाँ पर 2 और -2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब अगर -2 और +2 इस दोनों का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये आ रहा है 2, तो मतलब क्या है कि हमको 2 बनाना है।
तो इस 2 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इस 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से सल्फेट के ऊपर -2 होता है, जैसा हमने इससे पहले पॉली एटॉमिक आयंस को याद किया था। तो यहां पर अगर सल्फेट का -2 होगा तो -2 और यहां पर हमें 2 बनाना है, क्योंकि एलसीएम हमारा 2 आया है, तो -2 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहां पे सिर्फ हमें नंबर देखना है, साइन को नहीं देखना है। अभी जब हम एलसीएम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पूरे को सॉल्व करना है, तो यहां पर आ जाएगा +2 और अगर इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो क्योंकि +2 और -2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0 और 0 मतलब कि स्टेबल। तो इसीलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम 1 और सल्फेट 1 है, तो इसके साथ में कोई भी इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है। जो सल्फेट है वो इस पूरे SO4 के लिए है, जो कि एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसके अलावा कोई भी एक नंबर नहीं है। अब चलते हैं इस मैग्नीशियम क्लोराइड को भी देखते हैं। तो जो मैग्नीशियम है हम जानते हैं इसके ऊपर होता है +2 का चार्ज, और जो क्लोरीन है 17 पे आता है और -1 इसका चार्ज है। तो अगर +2 चार्ज है और -1 चार्ज है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे नीचे क्या नंबर आएगा ये हमको मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो चार्ज है उसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1। तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2। तो ध्यान रखना है हमें इस माइनस और प्लस से नहीं लेना देना, हमें सिर्फ नंबर से लेना देना है। तो 2 और 1, तो इसका एलसीएम आ गया 2। अब हमें 2 बनाना, तो इस 2 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। और जो क्लोरीन है इसके ऊपर -1 है, मतलब 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहां पर जो फॉर्मूला देख रहे हैं, अब क्योंकि ये +2 और ये बन गया -2, तो ये हो गया 0, और इसी के हिसाब से ये जो हमारा फॉर्मूला ये भी बन गया। तो मैग्नीशियम ये 1 है, 1 हम लिखते नहीं है यहां पर, और जो क्लोरीन है ये 2 है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हम देख रहे हैं कि MgCl2, ये जो 2 आया है वो इसी वजह से आ रखा है। तो यहां पर ये भी हमने कर लिया। अब इसी तरीके से जिंक सल्फेट को देखो, तो जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में भी एक बार मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं, फिर जिंक सल्फेट की बात करते हैं। तो यहां पर ये जो जिंक सल्फेट है इसके लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा कि जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो जिंक के ऊपर होता है +2 चार्ज, और जो सल्फेट होता है इसके ऊपर, क्योंकि सल्फेट को हमें इकट्ठा लेना, ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, तो हमें इसको इकट्ठा कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर होता है -2 चार्ज। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे +2 चार्ज है, यहां पे -2 चार्ज है। इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे 2 का और इस 2 का, तो 2 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए जिंक को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 बनाने के लिए 2 है ऑलरेडी इसके पास में, तो इसको करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से जो सल्फेट है इसके ऊपर है 2, तो 2 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 1 जा 2। अब देख रहे हैं तो यहां पर +2, यहां पे +2 और 2 1 जा 2, यहां पर -2। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है, ये 0 बन चुका है। तो जो नंबर है Zn के नीचे वो 1 है, सल्फेट के नीचे भी 1 है। तो हम सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, तो इसीलिए ZnSO4 सीधे सीधे फॉर्मूला है, इसीलिए हमने इसके नीचे कोई और नंबर नहीं रखा है, और यहां पर SO4 ये टोटल होता है। तो इसीलिए जिंक सल्फेट। अब अगर जिंक क्लोराइड, अब यहां पर देख रहे हैं कि ये जो 2 है नीचे, ये क्यों आया है? तो अब इसके बारे में पता करते हैं। तो जो जिंक है उसको तो हम सीधे सीधे लिखते हैं जिंक, और जो क्लोरीन है उसको भी हम सीधे लिखते हैं, लेकिन जो जिंक है उसके ऊपर +2 का चार्ज होता है और इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो अगर 2 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, 2 बनाना है, इस दोनों चार्ज को हमें 2 बनाना है। तो इस 2 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 1। और इस क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज है, तो 1 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। तो क्योंकि क्लोरीन का हम सिंबल जानते थे और चार्ज जानते थे, जिंक का सिंबल और चार्ज हम जानते थे, इसीलिए हम यहां पर 1 और 2 लिख पा रहे हैं इस एलसीएम को लेने की वजह से। तो सीधे सीधे जो जिंक है ये जिंक क्लोराइड के साथ में, मतलब जो क्लोरीन एटम है इसके पास में अगर 2 होगा तब ये जिंक के साथ में कंबाइन होकर ZnCl2 बना पाएगा। तो यहां पर जिंक जो क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड ये बन गया। अब इसी तरीके से जितने भी है, आप जितने नीचे मतलब जो फॉर्मूले दे रखे हैं आप उसको खुद ही से ट्राई करो, और फिर आपको पता लगेगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। मे बी कि मैं थोड़े से और आपके लिए कर दूं, ताकि आपके लिए जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाए। तो अब देखते हैं यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को। तो यहाँ पे ये जो जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, तो ये ऐसे क्यों लिखा हो? तो जो CO3 है, अगर मैं पूरे पहले वाले स्लाइड पे चलूं तो यहाँ पे जो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को आप देखो, इस जगह पे जो कार्बोनेट है इसके ऊपर कितना चार्ज है? -3, और CO3 हम ये पूरा पूरा ही लिखते हैं। तो ये सारा का सारा इस पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर ही आ गया। तो यहां पे अगर हम इस जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? तो जो जिंक है, जो यहां पे जो ये जिंक है इसके ऊपर होता है +2 का चार्ज, और अभी हम देखकर आए हैं कार्बोनेट पे होता है -2 का चार्ज। तो अगर +2 और -2 का एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा
2। अच्छा ध्यान रखना, +2 मैं बोल रहा हूं, -2 बोल रहा हूं, मैं नंबर को कंसीडर कर रहा हूं, प्लस माइनस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ना तो आप करेंगे। तो +2 और -2 ये हो जाएगा 2, और यहां पर है जिंक और यहां पे कार्बोनेट है, तो इस 2 से 2 एलसीएम आया है, तो इस 2 को हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। इसी तरीके से कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है, तो मतलब अगर ये है तो यहां पर भी हम कितना पुट करेंगे, 1, क्योंकि ये तो इकट्ठे हैं, ये तो आयंस है, मतलब पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो CO3 इकट्ठे रहेगा, तो इस CO3 के ऊपर यहां पर -2 है, तो -2 को अगर हम 2 बनाना चाहे तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही चीज हमने यहां पर लिखा है। तो ये हो जाएगा Zn +2 और CO3 और यहां पे 1 और -2, तो सॉल्व करने के बाद में ये पूरा ZnCO3, मतलब ये जो +2 है और ये जो -2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 0 बना लेगा, मतलब ये पूरा जो जिंक कार्बोनेट है ये स्टेबल फॉर्म में है। तो हमेशा क्या करना है, स्टेबल फॉर्म में ही रखना है, जितने भी कंपाउंड है उसी के हिसाब से हमें सारा का सारा जो कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो चीज हमको लिखना है। तो अगर आप किसी को भी चेक करो, ऊपर से लेकर और नीचे तक आप बारी बारी से करते जाइए, और अगर आपके साथ में अगर कोई सीख रहा है तो उसके साथ में आप टैली करो या खुद से ही आप टैली करने की कोशिश करो। और जितने भी यहां पर मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा है वो सिर्फ इन्हीं सब चीजों से बना हुआ है जो हमने ऊपर किया था, जो आप यहां पर देख रहे हो कि इतने सारे जो ये मोनो एटॉमिक और जो पॉली एटॉमिक आयंस है, इसी से ही बहुत सारे जो कंपाउंड है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो है ये सारा का सारा जो है वो कितना जरूरी है याद करना, मेमोराइज करना। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से मेमोराइज करो इसे, जब एक बार ये हो जाए तो आपका काम तकरीबन खत्म हो जाता है इस केमिस्ट्री को, मतलब पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर आप और क्या चीजें कर सकते हो, देखो ये जो सारा का सारा चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं अभी आपने ये सीख लिया। तो ये मैंने केवल 6 और 7 किया है, लेकिन आपके पास में ये सारा का सारा है जिसकी वजह से आप ये सारा का सारा खुद करोगे। अगर आप ये खुद से अगर प्रैक्टिस कर लो तो इसमें से जो बहुत सारा है वो आपको खुद ही आ जाएगा। कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स भी होंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, बट अगर डिफिकल्ट है तो वो मुश्किल से 2-4 होंगे, उसको आप टिक कर लेना, उसको एज इट इज आप याद कर सकते हो। अदरवाइज जितने भी है आप कोशिश करो खुद से बनाने की। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताना। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क भी दे रहा हूं कि होमवर्क क्या है कि वेयर डू यू सी दीज केमिकल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। जितने भी आपने 45 के 45 जो कंपाउंड्स पढ़े, उनके जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो उनका जो इस्तेमाल है डेली लाइफ में वो भी देखो। और जब भी आप उस डेली लाइफ में उस सब्सटेंस को देखो, आप उस केमिकल फॉर्मूले से ही उस सब्सटेंस को हमेशा मतलब उसको बोलना है। जब आप बोलोगे तो ये चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी, प्लस आपको इसका जो नेचर है वो पता लगने लग जाएगी कि अच्छा ये जो केमिकल कंपाउंड्स है वो इसके अंदर होता है और ये काम करता है। उसका जो यूटिलाइज है वो आपको पता लग जाएगा, एप्लीकेशन पता लग जाएगा कि इस केमिकल कंपाउंड का एप्लीकेशन क्या है हमारे डेली लाइफ में। और ऐसा करके आप एक मतलब बहुत अच्छा लेवल दे सकते हो इस केमिस्ट्री के अंदर। अब देखते हैं और आगे क्या है। अच्छा, एक है फाइनल वर्ड जो मैं आपको बोलूंगा कि होल स्टोरी ऑफ केमिस्ट्री इज टू मेक एन एटम इन मोर एंड मोर स्टेबल फॉर्म एंड इन डूइंग सो मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि इस पूरी केमिस्ट्री का जो होल स्टोरी है वो क्या है, हर एक एटम को स्टेबल होना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो मॉलिक्यूल्स बना पाए या फिर वो कंपाउंड्स बना पाए। पूरा स्टोरी ही यही है। तो आई होप कि अगर आपको ये चीजें अगर समझ में आ गई है और केमिकल फॉर्मूला अगर आपको लिखने आ गया है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसका यूटिलाइज करो। और एक बार सीखने के बाद में जब आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, साइंस का जो चैप्टर 1 से लेकर 3 तक है, जब आप उसको करोगे तो इसको आपको एज इट इज जैसे आपने याद किया है, बहुत स्पीड में आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं आती आप चैप्टर को स्टार्ट मत करो, क्योंकि पहले ये है उसके बाद में ही चैप्टर है, ये बेस है। तो अगर आप ये बेस कर लोगे तो आपको चैप्टर को समझना बहुत ही आसान होगा। तो जैसे कि मैंने बताया है, आपको जितने भी है, चाहे वो एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर आपने याद किए एलिमेंट के हिसाब से 1 से 20 तक, उसके ऊपर जो चार्ज है वो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो, और जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको एकदम सटीकता से याद होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप फटाक से बता पाओ। अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो आप एक प्रो स्टूडेंट बन जाओगे केमिस्ट्री के। तो करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि आपको हमेशा स्पीड में आपको चीजें करनी है ताकि आप बहुत अच्छे से अच्छा बन पाओ। तो जब आप इसको कर लोगे तो आप एकदम रेडी हो चैप्टर 1 करने के लिए, जो साइंस का चैप्टर 1, चाहे चैप्टर 2, चाहे चैप्टर 3, उसको करने के लिए। और उसमें भी जो बातें जो सीखने को होगी तो उसको भी आपको टिप्स पे कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।